हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे जेईई एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस के डिस्कशन की, जिसमें हमने पहली यूनिट उठाई है मैकेनिक्स की। बाकी और यूनिट्स पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। एक बार पहले हम मैकेनिक्स यूनिट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जेईई एडवांस्ड लेवल पर हम ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जिनमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कॉन्सेप्ट्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होंगे। बहुत सारे हमारे यूट्यूब जो सब्सक्राइबर हैं उनके रिक्वेस्ट पर, या यूं माने कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो आज के समय में सोशल मीडिया के थ्रू या फिर यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें एक सपोर्ट मिल सके इस लेवल पर। तो आपने अगर बहुत अच्छी जेईई मेन की लेवल की तैयारी कर रखी है, जेईई एडवांस्ड लेवल में आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए, तो आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं, आपके लिए बेटर होगा। इसमें कॉन्सेप्ट का भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन हमने किया है। चलिए तो बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से रीड आउट करें, और आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल की है तो आप इसको सॉल्व करें। मैं आंसर पहले इसलिए लिख देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। आप अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाते हैं तो फिर आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है ना। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है इसका मतलब, है ना। चलिए, और यदि आपका ये आंसर नहीं आता है तो फिर आप ज़रूर इसको देखिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सारी चीज़ें काम की हैं, है ना। मैं क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ देता हूँ, फिर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख देता हूँ। मैं पहले ही आंसर ही लिख ही देता हूँ, है ना। जैसे कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4.68 या 67 के आसपास आएगा, जिसको आप 4.7 भी लिख सकते हो, है ना। 4.7 मीटर लिख सकते हो। तो 4.68 आए या 4.7 मीटर आए, एक ही बात है। और दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 33.33 एग्जैक्टली आ जाएगा, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का आंसर इसका, कुछ लोग ऐसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, उनका 3.5 आएगा, तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन इज परफेक्टली करेक्ट। आपको अटेम्प्ट करना है इसको दोबारा फिर से एक बार, है ना, वरना इसको देखिए अच्छे से। ओके, चलिए तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में भी, तो वो समझते हुए चलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। PQR is a wedge fixed to the floor. Okay, two blocks A and B of equal mass m is equal to 1 kilogram is placed on either side of the wedge connected through a string passing over a pulley. Okay, P initially PB and PA are equal to each other. Another block C that will be the C. Okay, of the mass m is equal to 1 kilogram moving with the velocity of 10 meter per second collides inelastically with A. That means this block C just collide with A inelastically. Okay, that means E is equal to 0 for the collision between C and A. Okay, all the surface are smooth and pulley and string are massless. And the first question is, what should be the minimum length of the string AB so that block A does not hit the pulley? Okay, this is the first question and the answer is 4.7 meter. Okay, and the second part is, what is the loss in mechanical energy from the instant C hits A to the instant when B starts moving upward? B starts moving upward. Okay, this is the question. Have two parts. Start करते हैं इसमें हिंदी में भी मैं इसको बोल देता हूं ताकि आपको पहले क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ जाए। और हम तो कह रहे हैं दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को पहले क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है देखें जरा। एक वेज है ना, वेज को हिंदी में वेज ही कहते हैं ना। ये वेज है PQR नाम का, ये रुका हुआ है, रेस्ट पर है। दो ब्लॉक हैं जिनके मासेस इक्वल हैं, A एंड B, दोनों के मासेस 1 किलोग्राम ही हैं। एक मासलेस जो स्ट्रिंग है उससे कनेक्टेड है, स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं, एकदम चिकनी सतह पर रखे हुए हैं। और जो स्ट्रिंग है, ये जो PB पार्ट है, जो PA पार्ट है, वो इक्वल है। एक तीसरा ब्लॉक है M जो वो भी 1 किलोग्राम का है, वो जो C है, वो जो A से कोलाइड करता है E इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन में। दैट मीन्स परफेक्टली इनइलास्टिकली कोलिजन होता है, जिसका यूं मतलब समझें कि पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, अगर हिंदी मीडियम से आप हैं तो। ठीक है, कोलिजन के बाद ये दोनों साथ साथ चलने लग जाएंगे। जब दोनों साथ साथ चलने लग जाएंगे तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये A कहीं पुली P से कोलाइड ना कर जाए। तो हमें कितनी लेंथ पूरी इस स्ट्रिंग की मिनिमम लेनी चाहिए ताकि ये कभी भी A P से ना कोलाइड करे? पहला क्वेश्चन तो भाई ये है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है जब C A से कोलाइड करता है उसके पहले से लेकर, देखिए एनर्जी फ्रॉम द इंस्टेंट C हिट्स A टू द इंस्टेंट,
तो जब सी ए से कोलाइड करता है, इसके जस्ट पहले से लेकर के, पहली सिचुएशन से लेकर के, मतलब सी ए से कोलिजन करता है इसके पहले जितना भी एनर्जी थी पूरे सिस्टम की, उस मूवमेंट से लेकर के जब तक कि बी वापस ऊपर की तरफ ना चलने लग जाए, उस सिचुएशन तक जितनी भी एनर्जी का लॉस हुआ है हमें वो लॉस बताना है, मैकेनिकल एनर्जी का पूरा लॉस बताना है। क्लियर? ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो चलिए, आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना आप इसका डिस्कशन सुने। तो कहानी यहाँ ये है क्वेश्चन की, देखें हमारे सामने ये एक इस तरह का वेज है जो फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पर दो ब्लॉक हैं, एक का नाम बी है, इधर वाले ब्लॉक का नाम बी है, और ये इस तरह से स्ट्रिंग से कनेक्टेड दूसरे ब्लॉक का नाम ए है, और यहाँ पर एक ब्लॉक और है, आप इसको भी चाहें तो थोड़ा सा ब्लॉक जैसा ही ले लें या बॉल जैसा ले लें, और इसका नाम सी है। और ये बात एकदम क्लियरली दी गई है कि एम ए, एम बी और एम सी ऑल मासेस हैव इक्वल मास एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 किलोग्राम। तीनों के तीनों सेम मास के हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ई है वो 0 है, मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ। दैट मीन्स कोलिजन बिटवीन ए एंड सी इज टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब है प्रत्यास्थ रूप से टक्कर हो रही है। सी अब ए से कोलिजन करने वाला है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी होगी कि जो वीसी है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सी ए से कोलाइड करता है, तो जब सी ए से कोलाइड करेगा तो कोलिजन के तुरंत बाद और तुरंत पहले की अगर हम बात करें, तो तुरंत बाद और तुरंत पहले की अगर हम बात करें तो हम कोलिजन के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर द कोलिजन की अगर हम बात करेंगे तो ए और सी मिल करके एक साथ देखो जरा, वी ए प्लस सी, मैं इसको चलो वी नॉट मान लेता हूं, तो एक साथ मिल करके अब जो है मोशन स्टार्ट कर देंगे। आप एक चीज देखेंगे, यहाँ जो स्ट्रिंग ये कनेक्टेड है ये थोड़ी सी स्लैक हो जाएगी, थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, या यूं कहें कि टेंशन 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर टेंशन 0 नहीं है, यहाँ टेंशन 0 नहीं है। ये बात तो फील करने वाली है कि जब सी जो है ए से कोलाइड करेगा तो ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देंगे। जब चलना शुरू कर देंगे तो स्ट्रिंग को थोड़ा सा स्लैक होना ही है, बिल्कुल ये फील करने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, अब क्या आपको लगता है कि स्ट्रिंग का केवल ये वाला पार्ट ही जो टेंशन फ्री होगा? ऐसा है क्या? केवल क्या इधर वाला पार्ट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। इधर वाला जो पार्ट मैं इधर पूरा बना नहीं रहा हूँ, जरूरत है भी नहीं, यहाँ भी 0 होगा। तो जो स्ट्रिंग है जो ये ऐसे इस तरीके से जा रही है, इधर ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? 0 जो है टेंशन फील करने लग जाएगा। ओके, तो मैं कहना चाह रहा था कि कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद आप इस डायरेक्शन में देखें जरा, इस डायरेक्शन में, इसको मैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, चलिए इस डायरेक्शन की बात करते हैं। कोलिजन के जस्ट बाद, कोलिजन के जस्ट पहले बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूं। आइए देखिए, तो कोलिजन के पहले की बात करते हैं, तो एम सी इंटू वी सी दैट विल बी इक्वल टू एम ए प्लस एम सी, ओके, मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट। अब आप देखेंगे एम सी 1 किलोग्राम है, वी सी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 इज इक्वल टू कितना? 1 + 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट। तो वी नॉट कितना मिल गया अभी? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब ए और सी अगर देखा जाए तो यहाँ से ए और सी की जो कॉमन वेलोसिटी है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो है दोनों ने एक साथ मोशन करना शुरू कर दिया है एक साथ। लेकिन यहाँ देखो एक कंसेप्चुअल डिस्कशन की बिल्कुल ज़रूरत है, कि अब वही चीज़ है कि हम यहाँ अगर कॉन्सेप्ट डिस्कशन नहीं करें तो फिर ये मान लें कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो आप फिर यहाँ देख लीजिएगा कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो डिस्कशन में, ज़रा सोचिएगा, ज़रा एक बार चेकआउट भी करिए अपने आप को कि आप क्या आती हैं क्या आपको। हमने इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। मैं आपसे पूछूं अगर कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्चुअली में, क्या वो याद है आपको कि भाई वहाँ तो ये बात लिखी जाती है जनरल तौर पर कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। हिंदी में इसको रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो एक बात बताओ, क्या इस डायरेक्शन में लगा रहे हो ना आप, इस डायरेक्शन में, तो क्या इस डायरेक्शन में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है क्या? आप खुद चेक करिए। अच्छा, नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं है, बिल्कुल है। mg जो फोर्स है ना, चाहे वो mcg हो
चाहे वो MAG हो, ये इस कोलिजन के पहले से लेकर कोलिजन के बाद तक प्रेजेंट था। यहां तक कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था वो भी था, क्योंकि हम सिस्टम जो ले रहे हैं ना वो A और C का ले रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन हम साइड में यहां करते हैं कि हुआ ये कि जैसे मान लीजिएगा ये ब्लॉक A था और ये ब्लॉक C था और ये इससे कोलिजन करने जा रहा था A और C। मैं यहाँ कहूँ ये चाहे यहाँ आप बात करें इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, है ना, अगर आप इसको भी अगर थोड़ा साइज में बढ़ा लेते हैं तो यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रेजेंट हो जाएगा, और नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक तो है कम से कम ना। फिर आ जाइए आप बात करिए MAG की, फिर बात करिए यहाँ MAMCG की। क्या ये सब एक्सटर्नल नहीं है क्या? जबकि मैं कह रहा हूँ कि आपको सिस्टम में केवल ये चीज़ लेनी है, बस ये आपका सिस्टम है। सिस्टम में हिंदी में हम इसको निकाय कहते हैं। तो अगर सिस्टम की बात करें तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये सारे फोर्सेस सब एक्सटर्नल हैं। ये अर्थ लगा रही है भाई A और C, आपने सिस्टम ले लिया है तो यहाँ अर्थ लगा रही है, तो एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस होने के बावजूद अगर आप इनके कंपोनेंट्स करेंगे तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो जरा, अगर मैं इसको कंपोनेंट कर दूं MG वगैरह के, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये और इस डायरेक्शन में MG का जो कॉस कंपोनेंट आएगा, एक तो आ जाएगा यहाँ पर MG कॉस कंपोनेंट, ये आ जाएगा MG साइन कंपोनेंट। तो MG कॉस कंपोनेंट आप कह सकते हो कि वो तो N से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में तो इसके साइन कंपोनेंट आएंगे ही ना। तो फिर भी ये MG जो साइन कंपोनेंट है उसके होने के बावजूद आप इसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगा सकते हो? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सुनना जरा। कहानी यहाँ ये है, वैसे तो एक सेकंड की केवल लाइन है केवल, कि यहाँ MG जो फोर्स है वो नॉन इंपल्सिव है। कैसा है? नॉन इंपल्सिव, हिंदी में अनावेगी। अब अनावेगी और आवेगी बल क्या होते हैं वो भी मैं आज के लेक्चर में बोलता हुआ चलूंगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपने जो न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा है फ्रॉम, देखें जरा, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड्स लॉ, वहां क्या पढ़ा था आपने वहां पढ़ा था F एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना? dp/dt। यही पढ़ते हो आप, है ना? F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt। इसमें जनरल तौर पर ऐसा सीखते हैं स्टूडेंट्स कि भाई अगर ऐसा हुआ, इफ F एक्सटर्नल इक्वल टू बी 0 देन dp/dt इज 0 एंड dp/dt इज 0, दैट मींस dp इज 0, दैट मींस P2 माइनस P1 इज 0 एंड P2 इक्वल टू P1। इसका मतलब ये हो जाता है कि P इज कंजर्व्ड। आप यही पढ़ते हैं कि P या लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग संरक्षित होता है अगर कोई बाहरी बल नहीं लगा हो तो। ये बड़ी कॉमन लाइन है, जनरल लेवल पर आप ये चीज सीखते हैं, जनरल लेवल पर। इसमें एक छोटी से एक्सप्लेनेशन की कमी है जिसे आपको पूरा करना चाहिए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में जो इक्वेशन है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt, इससे एक रिजल्ट आ जाता है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो वो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज को और एक्सप्लेन होना जरूरी है। देखो, ये जो अगर आपने इसको dp/dt लिखा है ना, तो यहां पर आपको इंपल्सिव लिखना जरूरी है। इंपल्सिव या समझना जरूरी है कि ये जो फोर्स होता है वो इंपल्सिव होता है। हिंदी में इसे हम आवेगी कहते हैं, आवेगी। जबकि अगर ऐसा लिखा होता F एक्सटर्नल डेल्टा P/ΔT, समझिए जरा ध्यान से, डेल्टा P/ΔT, तब यहां पर फिर इंपल्सिव प्लस नॉन इंपल्सिव दोनों हो सकते हैं। दोनों में जो भी है हमें लेना ही होता है, चाहे इंपल्सिव हो चाहे नॉन इंपल्सिव हो। लेकिन हालांकि मैं इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव दोनों बता भी दूंगा, 1-2 लाइन की जरूरत पड़ेगी। इंपल्सिव के अलावा यहां पर नॉन इंपल्सिव हो ही नहीं सकता है। तो मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक बार इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव समझा ही देता हूं। कोई भी ऐसा फोर्स जो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए, कंपैरिजन वाइज बहुत कम टाइम इंटरवल के किसी बॉडी पर अटेम्प्ट होता है, अप्लाइड होता है, उसे हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। जैसे एक बैट से आप जो है, ये मान लीजिएगा आपके पास इस तरह का कोई एक बैट है और एक बॉल आ रही है, वो उस पर जाकर के कोलाइड करती है और फिर जो है जाकर के यहां से एक फोर्स अप्लाइड होता है, ये वाला फोर्स, तो ये इंपल्सिव होता है। सुन रहे हैं क्या? तो हम इंपल्सिव फोर्स की, अगर फोर्स की पहचान बताएं, कोई भी फोर्स जो अचानक सडनली बहुत तेजी से बढ़ जाए, है ना, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ बढ़ जाए बहुत कम टाइम इंटरवल में, उसे हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। वो एक इंपल्स प्रोवाइड करता है। इंपल्स की इक्वेशन भी होती है J = F लार्ज
लार्ज कहें आप या फिर इसे आप इंपल्सिव कहें, आवेगी कहें, इनटू dt, मतलब बहुत कम टाइम इंटरवल के लगने वाले फोर्स को हम इंपल्सिव फोर्स कह सकते हैं। लेकिन वो जब वहां पर जो है टाइम वाइज बहुत ज्यादा हो, तब टाइम की कंपैरिजन उसे हम इंपल्सिव कहते हैं। तो जैसे कि आप कोलिजन के जितने भी फोर्सेस होते हैं, कोलिजन में जब जो दो चीजें कोलाइड करती हैं, टक्कर करती हैं, वो सारे आवेगी बल होते हैं। कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो परमानेंटली या ये कहें ऑलवेज कंडीशन पे वो नॉन इंपल्सिव कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट फोर्स जैसे कि mg है, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, फील्ड फोर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन इंपल्सिव हैं, अनावेगी हैं। तो अब अगर हमें यह जो है जानकारी हो गई है कि इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव फोर्सेस कौन से हैं, है ना, कोई भी ऐसा फोर्स जो बहुत कम टाइम में अचानक आएगा और वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा या कम करेगा, लेकिन वो अचानक आएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, आवेगी बल कहेंगे। और जो जिसका मैग्नीट्यूड सडनली नहीं बदल सकता, है ना, या फिर कुछ ऐसे फोर्स हैं ही जो वो अनावेगी हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स है, ऐसे फोर्सेस। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ये है कि अभी इस फॉर्मूले को जरा एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखना, मैं ये कहूँ कि मान लीजिएगा एक केस लेकर चल रहा हूं मैं कि भाई F जो इंपल्सिव है ना वो F1 है और F नॉन इंपल्सिव वो F2 है, और F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू 0 और F2 की वैल्यू भी 0, दोनों 0 हैं, मतलब कोई फोर्स है ही नहीं। तो जब हमें यहां इस वाले फॉर्मूले लगाते समय हमें नॉन इंपल्सिव पे हालांकि जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर वो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, जरा देखो ध्यान से, ये बन जाएगी 0 इज इक्वल टू dp बाई dt, दैट मीन्स dp इज 0, दैट मीन्स p इज क्या, कंजर्व्ड। दूसरा केस, अगर मैंने इनको F1 F2 मान लिया और मैं अब कह रहा हूं F1 तो 0 है ना, या सॉरी F1 को नॉट 0 में करता हूं एक बार, F1 नॉट 0 और F2 0 है, तो इंपल्सिव फोर्स तो प्रेजेंट है, मतलब इंपल्सिव फोर्स प्रेजेंट है ना, तब जो इक्वेशन होगी ना, इक्वेशन वो देखो जरा क्या बनेगी जाकर के, इक्वेशन बन जाएगी जाकर F1 इज इक्वल टू, F2 तो चलो 0 ही था, ये dp बाई dt, और यहां से इक्वेशन आ जाएगी कि dp अगर F1 0 नहीं है तो dp भी 0 नहीं होगा, p इज नॉट क्या, कंजर्व्ड। ठीक है, तीसरा इसका एक अच्छा केस है, ये F1 0 है जी और F2 नॉट 0 है, ये थोड़ा सा समझने वाला केस है, इसको आप अच्छे से समझिए, है ना। देखिए F1 0 है, इंपल्सिव फोर्स तो है नहीं, लेकिन नॉन इंपल्सिव फोर्स हैं, तो इसके बावजूद जो ये इक्वेशन बनेगी ना, ये वाली, वो इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू, मतलब प्रेजेंट है दूसरा फोर्स लेकिन वो नॉन इंपल्सिव है, अनावेगी है, हम उसको रख ही नहीं सकते इसमें। ये इक्वेशन जो है उस तरह के फोर्सेस को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो dp बाई dt, क्योंकि बहुत कम टाइम इंटरवल के हम अनावेगी बलों को, नॉन इंपल्सिव फोर्सेस को ले ही नहीं सकते हैं। देख रहे हो आप, F1 0 है और हमने 0 ले लिया, F2 0 नहीं है, इसके बावजूद हमने ये वैल्यू यहां नहीं पुट की है, मतलब दो फोर्सेस में F2 प्रेजेंट है, फिर भी यहां से क्या पता चलता है, dp 0 होगा, p इज कंजर्व्ड। पता चला कि यार एक्सटर्नल फोर्स होने के बावजूद लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड हो रहा है, बिल्कुल सही है। यही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग इसको बहुत पहले पढ़ते हैं तो जनरली ये चीज स्किप हो जाती है, हम तो बिल्कुल बेबाकी से ऐसे पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स तो 0 ही होना चाहिए तभी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। थोड़ा सा उसको सुधार करो अगर आपका पहले से क्लियर नहीं है तो। लीनियर मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में भी मोमेंट कंजर्व्ड हो सकता है बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए, तब जब कोई इंपल्सिव फोर्स उस छोटे से टाइम इंटरवल में प्रेजेंट ना हो। मैं थोड़ा सा ये वाले इस वाले फॉर्मूले को भी डिस्कस करना चाहूंगा। देखो अगर मैं कहूं कि F1 और F2 दोनों 0 हैं, इंपल्सिव भी 0, नॉन इंपल्सिव भी 0, तो जो इक्वेशन आएगी ना, तो ये क्या बन जाएगी जाके, 0 इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा P 0, यहां P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा कंजर्व्ड। लेकिन अगर दूसरे इक्वेशन की बात करें जिसमें F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू मान लेते हैं नॉट इक्वल टू 0 और F2 0 है। चलिए, तो इंपल्सिव फोर्स तो प्रेजेंट है। इस इक्वेशन की खास बात क्या है, इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे भी लिखना चाहूं कि ये जो है इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव दोनों को जो है एक्सेप्ट करती है ये इक्वेशन, चाहे लार्ज इंटरवल टाइम लेते हैं हम यहां पर, तो चाहे आपका इंपल्सिव हो चाहे नॉन इंपल्सिव हो, दोनों में से कोई भी हो यहां प्रेजेंट होगा। F1 हालांकि इंपल्सिव है, इसको तो होना ही है, चाहे छोटा टाइम इंटरवल हो चाहे बड़ा टाइम इंटरवल हो, इसको तो खैर होना ही होना है।
डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और अगर ये F1 नॉट जीरो है तो डेल्टा पी भी जीरो नहीं होगा, P इज नॉट कंजर्व्ड। सुन रहे हैं? अब आगे आ जाओ, हम बात करें F1 की वैल्यू नॉट जीरो, F2 की वैल्यू नॉट जीरो, ये वाला केस है ना। देखो जरा ध्यान से, F1 की वैल्यू यहां जीरो थी, इंपल्सिव तो जीरो हो गया था, F2 जबकि नॉट जीरो था। ओके, तो जरा देखो इसमें मैंने क्या कर दिया, F1 नॉट जीरो और F2 नॉट जीरो, इसमें हमने दोनों को नॉट जीरो करके ले लिया है। अब बताओ यहां क्या करोगे आप? अब आप F1 को भी लोगे और F2 को भी लोगे, नॉन इंपल्सिव को भी लोगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी दोनों प्रेजेंट हैं यहां पर। अब आप ये कह सकते हो कि डेल्टा पी जीरो नहीं होगा, P इज नॉट कंजर्व्ड। चलो, लेकिन अच्छा मैं ये कहूं, अगर एक केस यहां और मैं बना देता हूं, F1 तो क्या है, जीरो है, और F2 नॉट जीरो है, ये केस की बात चलो मैं करता हूं। इंपल्सिव फोर्स नहीं है लेकिन नॉन इंपल्सिव है, बताओ क्या इक्वेशन आएगी? F2 इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कोई भी एक फोर्स बच गया ना, कोई भी एक फोर्स, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं होगा। देख लो आप, डेल्टा पी नॉट जीरो, P इज नॉट कंजर्व्ड। अब हो गया क्या, कॉन्सेप्ट ये बना कि लार्ज टाइम इंटरवल के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि कैसा भी फोर्स है, यदि वो है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। लेकिन बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ये जो ऊपर वाला डिस्कशन है, इसमें ये एक केस केवल स्पेशल है, इसको जरा ध्यान से समझने वाली बात है। ये वाला केस, इसमें क्या किया मैंने, इंपल्सिव फोर्स जीरो कर दिया, नॉन इंपल्सिव फोर्स जीरो नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में ये जो इक्वेशन है ना, वो देखो क्या बन गई है, जीरो इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। मतलब नॉन इंपल्सिव फोर्स को हमने टेकअप ही नहीं किया है, कंसीडर ही नहीं किया है। सही है ना? होती भी नहीं है क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है इसमें हम इक्वल टू डीपी लिखते हैं, और इस इक्वेशन में जो इंपल्स में इक्वेशन डीटी टाइम के लिए जब लिखी जाती है तो यहाँ इंपल्सिव फोर्स होता है, तो यहाँ से वो इंपल्सिव के लिए ही केवल डिफाइंड होती है। क्लियर? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आप ये ध्यान रखना, मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और दे देता हूँ तो और थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ जाएगी आपकी। आपने अगर बॉम्ब एक्सप्लोजन के क्वेश्चंस किए हों, देखें जरा ध्यान से, आपने जरूर किए होंगे। ये थीटा एंगल पर किसी बॉम्ब को हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम टाइम तो वो उसके हाईएस्ट पॉइंट पर ऐसा करने को बोलता है कि वो एक्सप्लोड होता है। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी वो एक्सप्लोड हो सकता है। मान लीजिएगा वो अपने किसी हाइट पर या मैक्सिमम हाइट पर ही वो एक्सप्लोड हुआ, तो मैक्सिमम हाइट पर उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है u cos थीटा, और एक्सप्लोजन के बाद एक की वेलोसिटी जो है v1 हो जाती है, दूसरे की वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो वो वहां पर क्वेश्चन में v1 v2 वगैरह पूछता है। आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते होंगे, जरूर किए होंगे आपने, तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हो अलोंग एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं होती है। रीजन लिखते हो क्योंकि f एक्सटर्नल अलोंग द एक्स एक्सिस इज जीरो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, इसलिए आप लगा पा रहे हो इस इक्वेशन को, अच्छी बात है। लेकिन फिर आप क्या देखते हो कि क्वेश्चन में इस तरीके से वेरिएबल्स रखता है वो कि आपको वर्टिकल डायरेक्शन में भी वाई एक्सिस के लॉन्ग भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने पड़ते हैं। तो जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आप वाई एक्सिस के लॉन्ग भी लगाते हो, बहुत स्टूडेंट्स तो पहले लगाने में उनको डर लगता है कि यार लगाएं कि नहीं लगाएं। कई लोग फिर देखते हैं कि लगाने के बाद आंसर मैच कर जाता है तो फिर वो लगाने लग जाते हैं। हालांकि उनके दिमाग में ये बात रहती है कि यहाँ पर जो mg है, पहले एक्सप्लोजन के पहले तो mg था, एक्सप्लोजन के बाद m1g प्लस m2g दोनों होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो क्या करते हैं, वो इस फोर्स की प्रेजेंस होने के बावजूद वर्टिकल डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे होते हैं। बस उनको ये थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होती है बात, अगर क्लियर नहीं है तो ये कैसे लग रहा है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स है। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग तो उसको इंटरनल मान लेते हैं, माफ कर देते हैं कि भाई mg को माफ कर दो। वो तो मतलब हमेशा से लगता था, पता नहीं कैसे माइंड में बैठाते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल की थ्योरी मतलब या तो क्लियर नहीं होती है वहां पे, है ना। एक्सटर्नल इंटरनल किस तरह होते हैं, ये जो आपने सिस्टम यहाँ केवल बॉम्ब लिया है, बॉम्ब के एक्सप्लोजन के पहले और एक्सप्लोजन के बाद की सिचुएशन में बात आप कर रहे हो। अर्थ एक दूसरी बॉडी है और हमने अभी उसको सिस्टम में नहीं लिया है, तो जो mg होता है वो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखें आप। तो वो उसको इंटरनल मान करके क्या कर देते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, और वो मामला जो है क्या है, कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग होता है, कैलकुलेशन वाइज करेक्ट हो जाता है। सुन रहे हैं आप? यहाँ क्या रीजन होगा, एक्सप्लोजन के जस्ट पहले, एक्सप्लोजन के जस्ट बाद टाइम बहुत कम लग रहा है, और ये क्या है, नॉन इंपल्सिव है।
नॉन इंपल्सिव फोर्स है। इस नॉन इंपल्सिव फोर्स होने की वजह से ये इतने छोटे टाइम इंटरवल में लीनियर मोमेंटम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। दैट्स वाइज तो मैं कॉन्सेप्ट आपको एक बार क्लियर करना चाह रहा हूं। एक और अच्छा एग्जांपल चलो अच्छा देता हूं। ये एक ब्लॉक है, आपसे अगर मैं पूछूं यहां बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। बी जाकर के किसी स्पीड v0 से कोलाइड करता है। मैं पूछूं आपसे कि क्या बी ए से कोलिजन जब करेगा तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं? मैंने सिस्टम में केवल ए और बी लिया है, स्प्रिंग को सिस्टम में नहीं लिया हमने, नहीं है हमारे सिस्टम में। तो ए और बी का लीनियर मोमेंटम क्या कंजर्व रहेगा? कोलिजन के जस्ट पहले, कोलिजन के जस्ट बाद? तो मैं आपको बताऊं कंजर्व होगा। अब यहां कोई पूछे कि क्या स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल है कि नहीं है, तो मैं बताऊंगा है। तो अब यहां बात आती है कि कई लोग इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई स्प्रिंग फोर्स बहुत थोड़ा लगेगा। अजी थोड़ा, कितना भी थोड़ा लगे, फोर्स 0.00001 होगा ना, फिर भी वो मोमेंटम को, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो डिस्टर्ब करेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो क्या है, नॉन इंपल्सिव है। और नॉन इंपल्सिव फोर्स, जो थोड़ा कह करके मत माफ करना उसको, एक्चुअली में वो नॉन इंपल्सिव है। और नॉन इंपल्सिव फोर्स होने की वजह से हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे जो है उसके होने के बावजूद लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा रहे हैं। अगर हम यहीं पर ये कहें अच्छा कि मान लीजिएगा ये ब्लॉक है और यहां पर एक रॉड लगी हुई है जी, और अब जाकर के बी ए से जाकर क्या करता है, कोलिजन करता है। तो जब बी ए से कोलिजन करेगा तो जो ये रॉड लगी है ना, इस रॉड का क्या होगा वो आप छोड़ दीजिए। रॉड हो सकता है टिल्ड हो जाए, है ना, या हो सकता है ब्रेक हो जाए, वो मुड़ जाए, टूट जाए, जो भी कुछ होगा देखेंगे। वरना ये रॉड हो सकता है इसके अंदर धंस जाए। लेकिन कोलिजन के जस्ट पहले, क्लोज कोलिजन के जस्ट बाद, इस बार लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। रीजन ये होगा कि यहां पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो इंपल्सिव होगा। सही है ना, क्योंकि सडन फोर्स मिलेगा, ज्यादा फोर्स मिलेगा। और हम नॉन इंपल्सिव फोर्स की लिस्ट फिक्स होती है, स्प्रिंग फोर्स है ना, एमजी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ये सब फोर्सेस नॉन इंपल्सिव में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन हमने बता दी है। जो सडन बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड से चेंज नहीं हो रहे हो, ऐसे फोर्सेस को हम नॉन इंपल्सिव कहते हैं। ओके, ठीक है, तो वापस हम अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। यहां क्या कहानी हुई, हमें पता था कि ये सारे फोर्सेस प्रेजेंट हैं, बिल्कुल प्रेजेंट हैं। ये फोर्सेस प्रेजेंट हैं, इनके कंपोनेंट्स वगैरह उसी डायरेक्शन में लग रहे हैं जिस डायरेक्शन में मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं। इसके बाद भी मैंने लगाया है, सुन रहे हैं आप, ये लगाया, देखो ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में आगे का डिस्कशन। तो मैं मान लेता हूं कि कोलिजन के बाद अब दोनों लोग क्या कर रहे हैं, दोनों लोग 5 मीटर पर सेकेंड, ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड आई है, ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लग गए। तो चलिए शुरू करते हैं कोलिजन के तुरंत बाद। तो एक जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है वो हमने अच्छे से समझ लिया है। और ये दोनों अब v0 = 5 मीटर पर सेकेंड से चलने लग गए और यहाँ पर आकर के पहुँचे। ये C है, ये A है, ये C है, ये A है। निश्चित रूप से यहाँ कहीं आकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कई लोगों को ऐसा लगता होगा, ये मैं A + C ही बोलना चाहूँगा, और इसे भी आप A + C का नाम दे सकते हो, कॉमन वेलोसिटी है A + C की। आप ये कह सकते हो कि आपको यही पुली जो बनाई है वहाँ तक इसे पहुँचा ही देना चाहिए था ना, मैंने नहीं पहुँचाया है ना। देखिए मैं एक बार बस देखना चाह रहा हूँ कि ये कुछ डिस्टेंस तक ये पहुँचकर, इस डिस्टेंस तक पहुँचकर जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तब तक स्ट्रिंग कंटिन्यूअसली टेंशन फ्री थी, टेंशन लग नहीं रहा था। तो जब टेंशन था ही नहीं तो केवल और केवल इस पर, इस डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा था। ये एंगल 45 डिग्री है, क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा, ये देखो 45 डिग्री एंगल है, 45, ये भी 45 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन में इसके पास एक रिटार्डेशन आएगा जिसकी वैल्यू होगी g sin 45। अब अगर ये रिटार्डेशन पता, सुनना ध्यान से, ये वेलोसिटी पता इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0, तो कौन सी इक्वेशन लगा दी जाए जरा बताएं। यहां से यहां तक के लिए लगा रहे हैं हम v² = u² + 2as। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू जल्दी बताओ 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस ऑफ g sin of 45 मल्टीप्लाइड बाई s1। पता चला s1 की वैल्यू आएगी 25 डिवाइड बाई 2 × 10 × 1/√2। आप देखेंगे 5 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जाकर के 5√2 डिवाइड बाई 4 मीटर। ठीक है भाई, ये S1 आ गया। कई लोग यहीं से जिन्होंने अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार कर रखा है वो क्या करेंगे
कि मान के चलेंगे कि ये लेंथ इस तरफ वाली होगी, इतनी उधर चाहिए तो इसका डबल कर देंगे। ये वैल्यू जब इसको आप डबल कर दोगे तो लगभग ये 1.75 के आसपास आएगा, डबल करोगे तो 3.5 आ जाएगा। ये आंसर अभी गलत है ना? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जब ए और सी मोशन करते करते यहां तक पहुंचे तो तब तक ये जो ब्लॉक बी है वो क्या कर रहा होगा भाई? ये भी तो मोशन कर रहा होगा। ये तब तक, जब तक ये ए और सी मिलकर यहां पहुंचेंगे, ए और सी मिलकर के यहां पहुंचेंगे, है ना? ये सी है, ये ए है, तब तक बी मोशन करते करते, क्योंकि इसमें भी टेंशन 0 रहा होगा, इसको भी एक्सीलरेशन मिलेगा g sin 45 का, टेंशन रहेगा नहीं, फ्री फॉलिंग यहां हो रही होगी ऑन द वेज। ऑन द वेज की बात हो रही है, मतलब g sin 45 से, क्योंकि एंगल ये भी 45 है। तब इसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी जी, बिल्कुल। ये वेलोसिटी कितनी गेन कर लेगा? वीबी डैश, जबकि यहां पर स्टार्ट कितने से किया होगा? 0 से। तो वैसे तो मैं एक स्टेप में बोल सकता हूं, यहां से यहां तक उसने जो रिटार्डेशन रखा वही इसने एक्सीलरेशन रखा है। ये 0 पे पहुंचा इस स्पीड से, तो ये 0 से उसी स्पीड को गेन कर लेगा 5 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वही होगी जो S1 की रही होगी। जितनी डिस्टेंस इसने कवर की उतनी डिस्टेंस यहां कवर होगी। चलो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, x1 और स्पीड वीबी डैश निकाल ही लेते हैं ना। निकालने के लिए एक काम करो, इस ए से यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा वो भी पता लगाते हैं। तो चलिए फॉर ए प्लस सी की बात करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस AT, मतलब हर चीज एक बार कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। तो 0 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड माइनस ऑफ g साइन ऑफ 45 इंटू टी। तो टी की वैल्यू पता चली 5 अपॉन जी साइन ऑफ 45। आप देखेंगे आ जाएगा 5/10 इंटू 1/√2। सही है क्या? आप चेक करेंगे तो ये इसको 2 बना देगा, ये इसको 1/√2 सेकेंड बना देगा। ठीक है भाई, ये टाइम पता चल गया। अब एक काम करते हैं, इतना टाइम इसको दिया जाना चाहिए ना, तो बात करते हैं फॉर बी पर। ये आ जाएगी इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस AT। आप देखेंगे वीबी डैश 0 प्लस जी साइन ऑफ 45 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2। चेक करिए जल्दी से, इसको देखिए कितना आ जाएगा, 1/√2 और ये √2 बन जाएगा 1/2 और ये 10, दैट्स बिकम 5 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द वैल्यू ऑफ वीबी डैश। मतलब ये इसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस निकालना चाहते हो ये x1, चलो निकाल देता हूं मैं फिर से। इसमें भी देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यह आ जाएगा आपका कितना? 5 स्क्वायर। वैसे तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से भी लगा सकते थे। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 टाइम्स g साइन ऑफ 45 मल्टीप्लाइड बाई x1। पता चला जो x1 की वैल्यू आएगी, आप इसको कैलकुलेट करिए तो ये वही आ जाएगी जो वहां आई है 5√2 डिवाइड बाई 4 मीटर। पता चला x1 और s1 सेम है, जितना वो उधर से चला इतना ये इधर गया। बिल्कुल सही बात है। अब इनको दोनों को सम कर दिया जाए तो 3.75 आ रहा है। ये इसका इधर जाना उतना ही उसका उधर चलना, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन इस इंस्टेंट को गौर से देखो तो एक बार, ये रुक गया है, ये बात ठीक है, लेकिन वो ब्लॉक ये ब्लॉक क्या अभी इस समय रुका है क्या? उसके पास तो अच्छी खासी स्पीड है, और इस समय जब स्पीड है इसके बाद, इस इंस्टेंट को गौर से देखो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। चलो देखो जरा गौर से, कहानी यहां इस समय ये है कि इस इंस्टेंट पर, जो अभी का इंस्टेंट है वो ये है कि इस बी ब्लॉक के पास अच्छी खासी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड की, और ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है। माना कि ए और सी दोनों कनेक्टेड हैं इस स्ट्रिंग से, लेकिन टेंशन 0 है पूरी स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग थोड़ी सी क्या है? स्लैक है, ढीली है, थोड़ी सी स्लैक है, टेंशन 0 है। क्या तुम्हें लगता है, माना कि ये 0 है, लेकिन क्या ये सिस्टम बस अब यहीं रेस्ट पर रह जाएगा? नहीं, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड रख रहा है, ये अभी और नीचे जाना चाहेगा। रस्सी ढीली है, रस्सी जो स्ट्रिंग है वो स्लैक है। होगा क्या कि अब जैसे ही आगे चलने की कोशिश करेगा, रस्सी में अचानक सडन एक जर्क लगेगा, ना, एक झटका सा स्ट्रिंग को लगेगा, एक अचानक इंपल्स लगेगा, एक जर्क लगेगा। रस्सी स्ट्रिंग जो है अचानक टाइट हो जाएगी। टाइट होने के बाद स्ट्रिंग क्या करेगी वो सुनो। स्ट्रिंग अचानक इस ब्लॉक को, देखो इस मोमेंट में और इस मोमेंट में बहुत कम टाइम का फर्क है, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ये फिनोमिना हुआ।
इस मोमेंट और इस मोमेंट की अगर हम बात करें, अगर ये कोई टाइम t1 है तो ये जो टाइम होगा ना जी, ये t1 प्लस होगा, बहुत थोड़ा सा टाइम का फर्क है बस। हुआ ये कि ये 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, VB डैश इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अचानक इसमें रस्सी में टेंशन था, अचानक इसमें टेंशन आ जाएगा, नॉट जीरो, और सडनली इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, मान लो VB डबल डैश। और अब या इसको मैं कुछ और नाम देता हूं, VB डबल डैश V बार नाम दे देता हूं। तो इस पूरे सिस्टम की भी स्पीड क्या हो जाएगी, V बार। मतलब एक कॉमन वेलोसिटी से तीनों ब्लॉक चलना शुरू कर देंगे, ये भी और वो भी। और ऐसा स्ट्रिंग के टेंशन फोर्स की वजह से हुआ होगा। इस स्ट्रिंग ने क्या कर दिया, सडनली एक टेंशन फोर्स प्रोवाइड कर दिया, ये एक तरह से इंपल्स दे दिया ड्यू टू टेंशन। यहां भी एक तरह का इंपल्स मिल गया ड्यू टू टेंशन। इंपल्स का मतलब एक तरह का फोर्स। तो रस्सी अचानक टाइट हुई और रस्सी ने इस पर एक फोर्स लगा दिया, बेसिक सी बात है। तो वो उसको सडनली उस ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा, ये जो इंपल्स होगा। अब सोचो अच्छा जरा कि अब सीन क्या होगा यहां पर, ये और आगे अब चलना, एक बार रुक करके ये रुक गया था ना, ये वापस चलना शुरू करेगा और चल करके पता क्या होगा, चल करके ये हमेशा नहीं चलता रहेगा, बिल्कुल यहां इसके नजदीक पहुंचकर इसकी वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक डिस्टेंस ये और कैलकुलेट होगी जिसका नाम होगा ये S2। तो पहले कितना कवर हुई थी वो S1 याद है, ये तो ये S1 तब जब यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई थी, उसके बाद तुरंत एक जर्क आया, उससे दोबारा चलना शुरू किया और फिर वो S2 कवर होगी। S1 और S2 को सम कर दीजिए, फिर डबल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये ब्लॉक यहां रुकेगा क्यों, मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पर एक इसे रिटार्डेशन मिलेगा A डैश का, और ये आगे चल करके यहां रुकेगा, यहां आगे चल करके मान लो ये ब्लॉक यहां पर पहुंचकर, है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, ठीक है। तो ये यहां पर जाकर के रुकेगा और इस पर जो रिटार्डेशन आएगा वो इस तरह से लगेगा, रिटार्डेशन होगा A डैश का। रिटार्डेशन इसको ना केवल रोकेगा, वापस इस डायरेक्शन में मोशन दे देगा और ये ब्लॉक फिर ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम A और C तो कोलाइड नहीं हुए ना। चलिए, तो हमें अगर A डैश पता है, V डैश पता है, जरा देखो ध्यान से, तो मैं काम करता हूं, S2 के लिए इक्वेशन लगाता हूं, इस S2 के लिए, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, किस पर लगाने जा रहा हूं, फॉर A प्लस C 0। ये बताओ V बार का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस का A डैश इंटू S2, तो यहां से पता चलेगा S2 की वैल्यू V बार का स्क्वायर डिवाइड बाई 2A डैश। इसका मतलब है S2 तब निकलेगा जब हमें V बार पता हो, A डैश पता हो। क्लियर और नॉट, A डैश पता हो। अब A डैश और V बार दोनों में निकालना आपको सिखाता हूं। चलो पहले मैं V डैश निकालता हूं। देखो V डैश के लिए आपको इंपल्स की इक्वेशन पर आनी चाहिए, V डैश के लिए इंपल्स की इक्वेशन। चलो सुनो, इस समय टेंशन 0 है और इस समय अचानक टेंशन आ गया है, वो भी इंपल्स की तरह से। इंपल्स का मतलब सीधी सी बात है, एक हिंदी में आवेग कहते हैं, एक बल आ गया है, उसने मोमेंटम चेंज कर दिया है बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में। जो रस्सी अचानक सडनली इस ब्लॉक बी को अचानक खींचना शुरू कर देती है और कम टाइम में अचानक एक बड़ा फोर्स लगता है तो इंपल्स हो जाता है, वो मोमेंटम में चेंज कर देता है। तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सीखो जल्दी से। इसकी इक्वेशन लिखने का तरीका होगा, देखना, J ऑन B की बात हो रही है। अब B की वेलोसिटी को ये सडनली कम करेगा, 5 मीटर पर सेकेंड है, ये सडनली इसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि इंपल्स या इंपल्सिव जो फोर्स होगा वो B की वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है। तो आप नेगेटिव साइन लेंगे, मैं साइन सहित बता देता हूं कैसे लिखा जाता है। मास ऑफ द B वेलोसिटी जो बाद में आई V बार माइनस मास ऑफ द B इनटू जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 5 थी। ये आपका क्या हुआ, इंपल्स की इक्वेशन आपको लिखना सीखना है। अब आ जाओ ऑन A प्लस C। वैसे तो A पर इंपल्स लग रहा है लेकिन A प्लस C की बात कर सकते हो, प्लस लिखोगे क्योंकि उसकी वेलोसिटी वो क्या करेगा, ये देखो अभी 0 है, देखो जरा ध्यान से, और फिर सडनली V बार आ गई है
तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ ए प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई वी बार माइनस पहले 0 थी, ठीक है। जब हम साइन सहित जब इंपल्स की इक्वेशन लिखते हैं तो आप दोनों को इक्वलाइज कर दीजिए। चलिए जरा देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एम बी वी बार माइनस माइनस प्लस 5 ऑफ एम बी दैट विल बी इक्वल टू एम ए प्लस सी इंटू वी बार। ओके, अब देखेंगे मास यहाँ पर सबके कितने हैं, ये 1 ये 1 ये 2 बन जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा जाकर के माइनस ऑफ वी बार प्लस ऑफ 5 दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स वी बार। इसको उधर लेकर के जाओ, 5 इज इक्वल टू 3 वी बार। पता चला जो वी बार की वैल्यू है वो 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका वी बार आ गया। अब आ जाओ ए डैश निकालना। ए डैश बहुत सिंपल सा है। ए डैश का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो जरा देखो क्या है। ये दोनों ब्लॉक अब साथ साथ चल रहे हैं, ये इधर साथ साथ बी साथ में कनेक्टेड है। तो आपको केवल इतना सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे आप ए और सी है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, और ये बी है। तो यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में आपको ए डैश लिखना है तो यहाँ पर आपको सीधा एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, वो डायरेक्ट देख लें आप। ये दोनों के मासेस लिख लीजिए आप, तो एम ए प्लस एम सी इंटू जी साइन ऑफ 45 माइनस इस तरफ का पुलिंग फोर्स माइनस एम बी जी साइन ऑफ 45 डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। ये एनएलएम के चैप्टर में ए को लिखने का सीधा एक तरीका होता है कि आप उसमें कितने ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं उनको देख लो आप, और फिर पुलिंग फोर्सेस को लिख लो विथ साइन कन्वेंशन। तो हमने देखा कि ये अगर ए डैश इस तरफ लग रहा है, वो ब्लॉक उधर जा रहा है ऊपर की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो एक ही डायरेक्शन में देखना होता है कि ए हमें कैसे लिखना है। तो एम ए प्लस एम सी जी साइन ऑफ 45 माइनस एम बी जी साइन ऑफ 45, ये आ जाएगा देखो 2 और ये आ जाएगा 1। तो ये बच जाएगा कितना, केवल ये बच जाएगा एम जी साइन ऑफ 45, क्योंकि मास सारे सेम है। नीचे आ जाएगा 3m, mm कैंसिल आउट। ओके, ये आ जाएगा जी साइन ऑफ 45 डिवाइड बाई 3। इसको जरा सॉल्व करें जल्दी से। तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 3√2। ये आपका ए डैश आ गया। ठीक है जी, ए डैश पता, वी बार पता, ए डैश पता, वी बार पता। चलो भाई S2 निकालते हैं। वी बार की वैल्यू 5/3 है, 2 बार चलो लिख दिया। ओके, इनटू नीचे में जरा देखो क्या है, 2 टाइम्स ए डैश, और ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए डैश की वैल्यू है आपकी 10/3√2। तो 10/3√2। चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये इसको 2 बना देगा, एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये ऊपर हो जाएगा 5√2 डिवाइड बाई 12। ये आपका S2 आ गया, 5√2 डिवाइड बाई 12। और S1 कितना था वो देख लो आप। S1 पहले से आपको निकाल रखा है मैंने, ये 5√2 डिवाइड बाई 4, याद है क्या, 5√2 डिवाइड बाई 4। तो अगर S1 प्लस S2 चलो समअप किया जाए, तो अगर देखेंगे आप S1 प्लस S2 समअप किया जाए, 5√2 डिवाइड बाई 4 प्लस 5√2 डिवाइड बाई 12, एलसीएम ले लो। ये 15 प्लस 5 तो 20√2 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3√2 आ जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 1.6, इसके बाद फिर 6 इंटू 1.41। ओके, S1 प्लस S2, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, देखो जरा कितना आ रहा है। और एक काम करो, ये S1 प्लस S2 है, S1 प्लस S2, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये जो वैल्यू आएगी आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2.34 आ जाएगा। ये एक साइड की लेंथ हो गई, और अपने को चाहिए इस तरफ की जो लेंथ आई है ना, इस तरफ वाली लेंथ, ये एक तो ये लेंथ फिर ये लेंथ। तो जितनी लेंथ आपने ये निकाली है उतनी लेंथ इधर भी तो होनी चाहिए, है ना। और वो वैसे तो खूब बड़ा है, उसकी चिंता नहीं करनी है। ये और ये दोनों लेंथ अगर सम अप करें अपन, तो लेंथ ऑफ ए बी की अगर बात करें तो ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.34 का, तो ये बन जाएगा जाकर के 4.68 मीटर, जिसको आप नियर अबाउट 4.7 मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, ये इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इसका सेकेंड पार्ट की मैं बात करता हूँ। चलो, व्हाट इज द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द इंस्टेंट सी हिट्स। ओके, एनर्जी एक्चुअली में कब कब लॉस हुई मैं बताता हूँ। पहला जब इनइलास्टिक कोलिजन हुआ
तो एनर्जी लॉस हुई। तो अगर एनर्जी यहाँ लॉस हुई है तो सबसे पहले आप उस लॉस को लिखते हैं। तो आप देखेंगे उस लॉस को लिखोगे डेल्टा ऑफ E1। तो ये क्या होगा, जब हम लॉस लिख रहे हैं तो माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ E1 लिख सकते हो आप। लॉस का मतलब माइनस ऑफ डेल्टा E1 होता है, वरना डेल्टा ऑफ E1 का मतलब चेंज हो जाएगा केवल। तो मैं लॉस की बात कर रहा हूँ। इसको आप कैसे बुलाते हो एक अलग बात है। तो लॉस जो पहले हुआ वो हुआ पहले वाली एनर्जी माइनस बाद वाली एनर्जी, हाफ ऑफ पहले सबसे पहले केवल C के पास स्पीड थी तो वो कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड की। बाद में A और C दोनों ने साथ साथ चलना शुरू कर दिया था और 5 की स्पीड से चलना शुरू कर दिया। तो मैंने कैलकुलेशन सही लिखी है क्या, हाफ ऑफ मास ऑफ द C एंड वेलोसिटी ऑफ द C। आप देखेंगे 100 डिवाइड बाई 250 माइनस ये 25 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जाकर के 25 और ये कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा जाकर के 25। क्लियर, ये आ जाएगा 25 जूल। ठीक है, पहली बार एनर्जी का जो लॉस हुआ है। अब मैं बात करता हूँ माइनस ऑफ डेल्टा E2 की। जो दूसरी बार लॉस हुआ वो बताना कब हुआ है, जब स्ट्रिंग में अचानक जर्क आया था, इम्पल्स आया था, उस समय बताओ लॉस कैसे हुआ था। उसके जस्ट पहले क्या सीन था, A और C रुके हुए थे, याद करो A और C रुके हुए थे और B मोशन की स्पीड में था। तो जरा देखना ध्यान से कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ 1 × 5 का स्क्वायर। और अचानक क्या हुआ, अचानक जो जर्क आया, जो इम्पल्स आया, उसने क्या कर दिया, पूरे सिस्टम को एक कॉमन स्पीड दे दी 1 + 1 + 1। B उधर था, A और C इस तरफ थे और V बार से चल रहे थे। वो V बार की वैल्यू 5/3 थी का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा जाकर के 25/2 माइनस 25/3 स्क्वायर। तो और ये 3 आ जाएगा, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25/13 और ये 2 6, सही है क्या। इसमें एलसीएम ले लो 6 का, तो 2 3 = 6 और 3 और 25 मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो 75 माइनस ऑफ 25, ये आ जाएगा 50/6, दैट मीन्स 25/3। आप जरा देखो एक बार, ये 25/3, ये 25 है। तो डेल्टा ऑफ E1 माइनस का और फिर माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ E2 सम अप करो तो 25 + 25/3 है ना। इसको जरा एक बार सम अप करो तो यह जाएगा शायद 75 प्लस मतलब 25 100/3 33.33 जूल। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, सही है। इसमें देखो इम्पल्स की एक इक्वेशन मैंने सिखाई है, उसमें साइन कन्वेंशन मैंने बोला है, वहाँ तो मैं सीख लेना चाहिए। और उसके बाद मैंने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी सिखाया है। इस पूरे क्वेश्चन में मैंने थोड़ा एक्सटर्नल इंटरनल भी बोला था कि वो mg एक्सटर्नल ही है, उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें रिवाइज हुई हैं। हालांकि जब मैं आगे वाले क्वेश्चंस में जाऊंगा तो मैं जैसे यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की थ्योरी को मैंने खूब ज़्यादा एलोबरेट कर दिया है, उसी तरह मैं इम्पल्स वाली क्वेश्चन को एलोबरेट करूँगा यदि किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो। इसी तरह आगे आगे क्वेश्चंस बढ़ते चलेंगे अपने और हम वहाँ पर डिस्कशन करते चलेंगे, सही है। चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। A tiny ball of mass m is released from the state of rest, ठीक है, over a large smooth sphere of sphere of mass m, capital M, and radius r, which is at rest on a smooth horizontal surface. If the ball strikes the sphere perfectly inelastically, find their velocities after the collision. अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से h हाइट से जो है बहुत टीनी पार्टिकल है, रिलीज होता है, वो जाके यहाँ पर फिर से स्ट्राइक करता है इनइलास्टिकली। बाद में ये जो बड़ा सा स्मूथ एक स्फेयर है वो इस तरफ चलने लग जाएगा, ये बॉल इस तरफ चलने लग जाएगी, कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में जाएगी। हमें दोनों की वेलोसिटीज बतानी है। इस पर भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन की बात आएगी, आप कौन सी डायरेक्शन में लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में नहीं लगा सकते। मैं कंसेप्चुअली आपसे पूछूं, अच्छा कि कोलिजन जब हुआ तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है या नहीं, कोलिजन के जस्ट पहले एंड कोलिजन के जस्ट बाद, आज के डिस्कशन से। तो यदि आप आंसर हाँ कर देते हो तो मामला गड़बड़ है, आपने फिर एक चीज़ सुनी नहीं ध्यान से। जैसे कोलिजन होगा इस बार जो mg वगैरह सब वो तो नॉन इम्पल्सिव हैं, लेकिन आप देखो जरा जब कोलिजन होगा तो जो नीचे सरफेस है ना, वहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा वो सडन अच्छे खासे मैग्नीट्यूड के साथ आएगा ऊपर की तरफ, और वो इम्पल्सिव नेचर का होगा, आवेगी प्रवृत्ति का होगा। इसलिए हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते वर्टिकल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम के लिए।
मतलब स्फीयर और पार्टिकल के लिए, सही है ना। किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को करेंगे, वो एक बार अटेम्प्ट करें। हम नेक्स्ट क्लास में ही आपको इसका डिस्कशन करना चाहेंगे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, और फिर हमें उसके बाद जो है इनका डिस्कशन आपको मैं अगली क्लासेस में दूंगा, ताकि पहले से क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ ताकि आप इनको अटेम्प्ट करें। एक ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है ना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अटेम्प्ट करिए। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में इन दोनों क्वेश्चनों का डिस्कशन रहेगा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस और सामने मैं डिस्कस करूंगा। और इससे जो पूरी मैकेनिक्स है, जिसमें रोटेशन मैकेनिक्स भी है, लीनियर मैकेनिक्स भी है, दोनों के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को मैं कुछ ही क्वेश्चंस के थ्रू जो है रिवाइज्ड करा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।